Hello everyone, I hope you all are fine and doing well. So welcome back to another video, welcome back to another topic, and welcome back to the channel English with a Topper. And in this video we are gonna discuss the themes in a novel, and the name of the novel is The God of Small Things, written by Arundhati Roy. तो ये गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो नावल है वो अरुंधति रॉय की एक बहुत मशहूर नावल है. ठीक है, अरुंधति रॉय जो है वो एक इंडियन राइटर हैं, और क्योंकि ये इंडियन राइटर हैं, ये साउथ एशिया के अंदर साउथ एशिया की बाउंड्रीज में आता है, तो इसलिए इस टॉपिक को या इस नावल को जो ना साउथ एशियन लिटरेचर के अंदर पढ़ाया जाता है. ठीक है, इस नावल को साउथ एशियन लिटरेचर के अंदर पढ़ाया जाता है. तो इसके अंदर की थीम्स को हम डिस्कस करेंगे. ये हैं अरुंधति रॉय जिसकी पिक्चर लगी हुई है, और ये जो ना एक अमेरिकन राइटर हैं. ठीक है, सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर थीम्स. ठीक है, तो द थीम इज़ द आइडिया द ऑथर विशेस टू कन्वे अबाउट दैट सब्जेक्ट. थीम कोई भी आइडिया होता है जो कि ऑथर जो है ना कन्वे करना चाह रहा है अपने नावल में, अपनी स्टोरी में, अपनी शॉर्ट स्टोरी में, अपनी पोएम में, अपने किसी भी राइटिंग में. इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज ए सेंटेंस और जनरल स्टेटमेंट अबाउट लाइफ. ये जो है ना किसी स्टेटमेंट या फिर सेंटेंस के ज़रिए में की वजह से या फिर की फॉर्म में हमारे लिए एक्सप्रेस हुआ होता है उस राइटिंग के अंदर, उस राइटअप के अंदर, अबाउट लाइफ और ह्यूमन नेचर. ठीक है, ये लाइफ के बारे में होगा, ह्यूमन नेचर के बारे में होगा, सोसाइटी के बारे में होगा, कोई सभी इस तरह का फैक्टर हो सकता है. A literary work can have more than one theme, and most themes are not. One theme तक ही रखते हैं and most themes are not नहीं रहते. ठीक है, तो लिटरेरी वर्क के अंदर, लिटरेचर के अंदर जितने भी वर्क्स हैं, सपोज स्टोरीज़ हैं, नॉवेल्स हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, पोएम्स हैं, उन सब के अंदर जो ना एक से ज़्यादा थीम्स हो सकते हैं. ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक पोएम के अंदर एक ही थीम हो, बल्कि एक से ज़्यादा थीम्स भी हो सकते हैं और होते हैं. तो इस नावल के अंदर यानी कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के अंदर के जो मेन थीम्स हैं वो है फॉरबिडन लव, family, small things, change versus preservation, Indian politics, society and class, pride and shame, change versus preservation, फिर से आ गया and small things. ठीक है, तो अब हम इन themes को one by one डिस्कस करेंगे. सबसे पहला थीम है forbidden love. Love theme in the novel is consistently connected to loss and sadness. इस नावल के अंदर जो लव का थीम पेश किया गया है, इस लव को लॉस और सैडनेस के साथ रिलेट करा है. मतलब यहाँ पे जिस लव की बात की या फिर लव को इस नावल के अंदर इस तरह से पोर्ट्रे नहीं किया है कि उसके अंदर प्लेजर हो, उसके अंदर जो है ना सुकून हो वगैरह, लेकिन उसके अंदर इस तरह से पोर्ट्रे किया है कि इस लव के साथ क्या कनेक्टेड है, लॉस एंड सैडनेस. रोमांटिक लव इन द नावल रिलेटेड विद पॉलिटिक्स एंड हिस्ट्री. यहाँ पे जो ना एक यूनिक बात ये है कि लव जो है वो पॉलिटिक्स और हिस्ट्री के साथ भी कनेक्टेड और रिलेटेड है इस नावल के अंदर. Love comes in many forms in The God of Small Things, but it is most important when it crosses divides of society and duty. इस नावल के अंदर लव जो है वो इस यानी कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के अंदर डिफरेंट फॉर्म्स में आ रहा है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म लव की तब हो गई जब इसने क्या किया, सोसाइटी और ड्यूटी के डिवाइड्स को क्रॉस किया. क्रॉसेस द डिवाइड्स यानी कि सोसाइटी और ड्यूटी के कुछ लिमिट्स को, कुछ डिवाइड्स को इसने क्या किया, क्रॉस किया लव ने. द सेंट्रल एग्जाम्पल ऑफ दिस इज़ अम्मूज रिलेशनशिप विद वेलुदा. अब नावल के अंदर एक कैरेक्टर है अम्मू, जो कि दो ट्विंस की मदर हैं. ठीक है, अम्मू नाम से ही मदर हमें लगता है ना, तो ये जो मदर हैं इनका डिवोर्स हो गया. ठीक है, अपने हस्बैंड से पहले जो था उसे डिवोर्स हो गया. डिवोर्स होने के बाद इनका जो है ना वेलुदा से एक रिलेशनशिप था. तो इस रिलेशनशिप के अंदर हमें जो है ना फॉरबिडन लव का हमें थीम मिलता है. लव तो ठीक है, लेकिन फॉरबिडन लव, फॉरबिडन से मतलब है ऐसी चीज़ जिससे मना की गई हो, मना किया गया हो. तो ऐसी लव कि जो उस सोसाइटी के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं है, जो सोसाइटी के अंदर फॉरबिडन है, जो सोसाइटी के अंदर नॉर्मल नहीं है, यानी कि एक डिवोर्स्ड वुमेन का किसी और के साथ लव रिलेशनशिप का हो जाना. ठीक है, देन कम्स फैमिली. The God of Small Things basically deals with complicated relationships between members of the Ipe family in Eminem, India. इस नावल की सेटिंग जो है वो एमिनेम इंडिया है. ठीक है, तो इंडिया के अंदर इस नावल के अंदर जिस फैमिली की बात की गई है वो है आइप फैमिली, IPE आइप फैमिली. तो इस आइप फैमिली के अंदर जो मुख्तलिफ लोग हैं उनके दरमियान जो रिलेशंस हैं वो कॉम्प्लिकेटेड हैं, और इस इन कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स को शो किया गया है इस नावल के अंदर. इसीलिए नावल का एक थीम आ रहा है हमारे पास, फैमिली और फैमिली के अंदर की रिलेशनशिप्स. ठीक है, द मेंबर्स ऑफ आइप फैमिली डील विद अ वैरायटी ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस दैट कॉज मच इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रगल इन द नावल. अब आइप फैमिली के जो मेंबर्स हैं ना उन पे डिफरेंट इन्फ्लुएंसेस आ रहे हैं, सोशल इन्फ्लुएंस, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, और इसकी वजह से इन मेंबर्स के अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रगल आ रहा है.
जब बंदे के अंदर इंटरनल स्ट्रगल आता है ना, जब बंदा अपने ही दिलो दिमाग के साथ स्ट्रगल में होता है, तो वो नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता है, जिसकी वजह से वो अपनी फैमिली के अंदर जो रिलेशनशिप्स है उनको सही तरह से डील नहीं कर सकता है। इसी वजह से उनकी जो फैमिली के रिलेशनशिप्स है वो कॉम्प्लिकेटेड हो गए थे। चेंज वर्सेस प्रिजर्वेशन। अब चेंज हम किसे कहते हैं? तब्दीली आना। प्रिजर्वेशन मतलब उसी को प्रिजर्व करना, बगैर तब्दीली के उसको आगे लेके जाना। तो इस नावल के अंदर चेंज वर्सेस प्रिजर्वेशन जो थीम है उसको भी हाईलाइट किया है, ठीक है। वो कैसे? सबसे पहले पैराडाइज, पिकल्स एंड प्रिजर्व्स। देखें, पैराडाइज, पिकल्स एंड प्रिजर्व्स जो है ना, वो उस आइप फैमिली की फैक्ट्री का नाम है, ठीक है। उनकी एक छोटी सी फैक्ट्री या इंडस्ट्री थी जो कि जेम्स और पिकल्स, अचार वगैरह बनाती थी, ठीक है। तो ये जो है ना उनकी इस फैक्ट्री या फिर उनके इस बिज़नेस का नाम है पैराडाइज, पिकल्स एंड प्रिजर्व्स। तो उनका ये जो बिज़नेस है ये किस चीज़ को सिंबलाइज करता है? प्रिजर्वेशन को। और इस सिंबल के ज़रिए राइटर ने हमें ये थीम दिया है कि कौन सा थीम दिया है? प्रिजर्वेशन का थीम दिया है, ठीक है। क्योंकि जैम, अचार, पिकल्स वगैरह की एक प्रिजर्वेशन ही होती है ना, उनको प्रिजर्व करके उस फॉर्म में लाया जाता है, और उस फॉर्म में लाने के बाद भी उसको क्या किया जाता है? प्रिजर्व किया जाता है। Mamachi's house and the history house also symbolize preservation. Loss of Sophie's Mall and Rahel's plastic watch with time painted on it is preserved in history house, symbolizing to freeze time and memories. अब उनका वो जिस घर में रहते हैं वो है ममाचीज़ हाउस, ठीक है। ममाची भी एक कैरेक्टर है, तो उस हाउस के अंदर और एक हाउस है हिस्ट्री हाउस। इन दोनों के अंदर हमें क्या मिलता है? प्रिजर्वेशन का थीम मिलता है। वो कैसे? कि रहेल, मैंने जो बताया ना कि ट्विंस थे दो, तो उनमें से एक का नाम है रहेल। तो रहेल की एक प्लास्टिक वॉच है जिसके ऊपर टाइम पेंट किया है, ठीक है। तो ये हमें किस बारे में बताता है? टाइम को पेंट किया है। वैसे तो वॉच के अंदर टाइम चलती रहती है, ठीक है, घड़ी की सुइयाँ चलती रहती हैं, जिसका मतलब है टाइम चेंज हो रहा है। लेकिन इसकी वॉच के अंदर यह खास बात थी कि उसके ऊपर टाइम पेंट हुआ हुआ था, यानी कि उसकी जो सुई थी वो एक ही जगह पे पेंट की गई थी, वो आगे चल नहीं सकती थी। तो यहाँ पे जो है ना टाइम की प्रिजर्वेशन की बात बताई है, मोमेंट्स को फ्रीज करने की बात की गई है, ठीक है, जो हमें प्रिजर्वेशन का थीम देते हैं। Mamachi and the people of Eminem cling to the old caste system and gender double standard. अब ममाची के जो घर वाले हैं, आइप फैमिली जो है, वो जो है ना ओल्ड सिस्टम को ही प्रिजर्व कर रहे हैं। कौन से ओल्ड सिस्टम को? कास्ट सिस्टम। स्पेशली इन इंडिया और हिंदुज़म के अंदर पहले क्या था? वो जो कास्ट सिस्टम था ना, कि जिसमें ब्राह्मण जाते थे, इस तरह उनके जो 4 मेन कास्ट कैटेगरीज थी, उनको वैसे पहले ख़त्म किया था, लेकिन अब तक लोगों की ज़िंदगी के अंदर उसका असर था कि लोग क्या करते थे? कास्ट को फॉलो करते थे। तो वो जो उनका पुराना आइडिया था उसको लोग आगे प्रिजर्व कर रहे थे। तो यहाँ से हमें प्रिजर्वेशन का थीम मिलता है। और वो जेंडर डबल स्टैंडर्ड को भी फॉलो कर रहे थे, यानी कि जेंडर के लिए डबल स्टैंडर्ड होना, विमेन के लिए अलग स्टैंडर्ड होना, मेन के लिए अलग स्टैंडर्ड होना, और उनके आपस में डिस्क्रिमिनेशन होना, ठीक है। The rigid caste system is challenged when Ammu falls in love with Velutha. अब ये जो caste system है ना, ये चैलेंज कब होता है? जब अम्मू को वेलुथा से मोहब्बत हो जाती है। अम्मू और वेलुथा जो हैं वो क्या हैं? डिफरेंट कास्ट से हैं, उनका सोशल स्टेटस डिफरेंट है, उनका क्लास डिफरेंट है, उनका कास्ट डिफरेंट है। तो इन डिफरेंसेस के बावजूद जब उनके आपस में मोहब्बत होती है, लव होता है, तो तब जाके जो है ना ये जो क्लास सिस्टम है, कास्ट सिस्टम है, ये चैलेंज हो जाती है, ठीक है। द नॉवल्स रिफ्रेन उस लाइन को कहते हैं जो किसी भी नॉवल या किसी भी राइटिंग के अंदर बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है। इस नॉवल का क्या रिफ्रेन है? थिंग कैन चेंज इन अ डे, थिंग्स कैन चेंज इन अ डे, यानी कि चीज़ें एक ही दिन में भी बदल सकती हैं। थिंग्स कैन चेंज इन अ डे emphasizes the unpredictability of change and its potential to overturn established norms. इस रिफ्रेन से हमें कौन सा थीम मिल रहा है? चेंज का थीम मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि चीज़ें एक ही दिन में भी बदल सकती हैं। तो यहाँ पर जो है अनएक्सपेक्टेड या अनप्रिडिक्टेबल चेंज की बात हुई है। मच ऑफ द नॉवल्स एक्शन टेक्स प्लेस ऑन 2 सिग्निफिकेंट डेज। अब नॉवल के अंदर जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं ना, वो 2 सिग्निफिकेंट डेज, 2 दिनों में हुई है। एक सोफ़ी मॉल, उनकी कज़न थी उन ट्विंस की, उसकी डेथ हुई है 1969 में। और रहेल और एस्था, ये जो 2 ट्विंस थे ना, वो अलग हो गए थे, ठीक है, एक अपने मामा के पास, एक अपने बाबा के पास। वो भी बाद में यूनाइट हो गए थे, रीयूनियन उनका हुआ था। दीज डेज रिप्रेजेंट क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट्स, ठीक है। ये जो 2 डेज हैं, ये जो 2 इवेंट्स हैं ना, ये क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट्स है। क्यों? क्योंकि सोफ़ी मॉल की जो डेथ हुई ना, वो एक अचानक से आने वाली चेंज थी सबकी ज़िंदगी में, ये चेंज को शो कर है। और एस्था और रहेल का मिल जाना, ये भी चेंज को शो कर रहा है, या प्रिजर्वेशन को भी शो कर रहा है। पता है, पहले वो मिले हुए थे, फिर हालात चेंज हो गए,
वो जुदा हो गए, फिर दोबारा से वो रीयूनाइट हो गए, मतलब ये कि जो पुरानी जो यूनियन थी वही प्रिजर्व हो गई है दोबारा से। या ये भी हो सकती है कि वो लोग जो अलग हो गए थे उनके दरमियान जो डिस्टेंस आ गई थी, उस डिस्टेंस ने खुद को चेंज किया और वो रीयूनाइट हो गए। दोनों सेंसेस में आप इसको ले सकते हैं। चेंज इन रिलेशनशिप्स, इस फैमिली के आपस के जो रिलेशनशिप्स थे उनमें भी चेंजेस आ गए। वो किस तरह से, मैंने पहले बताया था कि अम्मू को डिवोर्स हो गया था, ठीक है। तो अम्मूज डिवोर्स एंड सब्सीक्वेंट रिलेशनशिप विद वैल्यू था चेंज ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स एंड कास्ट सिस्टम। अम्मू को डिवोर्स हो गई, मतलब उसका जो मैरिटल रिलेशनशिप था उसके अंदर चेंजिंग आ गई। उसके वेलुथा के साथ रिलेशंस आ गए, मतलब ये कि उन दोनों कैरेक्टर्स के अंदर चेंजिंग आ गई। और ये दोनों चेंजेस आगे जाके किन चेंजेस को शो कर रहे हैं, जेंडर रोल के चेंजेस को और कास्ट सिस्टम के, क्योंकि कास्ट सिस्टम इस तरह का था ना कि हायर लोअर जो क्लास है उनके आपस में बॉन्डिंग नहीं हो सकती है, लेकिन यहाँ पे अम्मू और वेलुथा के दरमियान रिलेशनशिप रही। तो इसका मतलब है कि कास्ट सिस्टम के अंदर ये रिलेशनशिप्स आ गई और इसने इसको चेंज कर दिया, ठीक है। एक पॉलिटिकल चेंज भी हमें मिलता है, द मार्क्सिस्ट मूवमेंट अगेंस्ट पावर एंड ओवरथ्रो द सिस्टम ऑफ लैंडलॉर्ड्स एंड लेबरर्स। इस नॉवल के अंदर ही जो है ना मार्क्सिस्ट मूवमेंट भी चली थी, ठीक है। मार्क्सिस्ट मूवमेंट चलने की वजह से ये जो लैंड लॉर्ड्स थे और लेबरर्स थे इनको जो है ना ओवरथ्रो करना पड़ा था सिस्टम, मतलब इनके अंदर चेंजिंग्स आ गई थी, ठीक है। मार्क्सिस्ट की जो थ्योरी है वो फिर उसके लिए आगे अगर हम डिस्कस करेंगे तो लंबा हो जाएगा। तो आप बस इतना याद रखें कि नॉवल के अंदर मार्क्सिस्ट मूवमेंट भी चली थी कि जिसकी वजह से लैंड लॉर्ड्स और लेबरर्स थे उनकी ज़िंदगी में भी पॉलिटिकल चेंजिंग्स आई थी। तो पॉलिटिकल चेंज इस तरह से भी आ गया था, ठीक है। तो ये हो गया चेंज वर्सेस प्रिजर्वेशन। अब एक थीम है स्मॉल थिंग्स। ये जो थीम है ना इसको समझने की कोशिश करें, इसको समझे। देखें स्मॉल थिंग्स जो है वो एक तो ये कि हमें टाइटल से मिला है, ठीक है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नॉवल का टाइटल है ना, तो यहाँ से हमने स्मॉल थिंग्स का थीम ले लिया है। अब emphasize on small moments, objects and changes that symbolize significant events in life such as death, love and political upheaval। नॉवल के अंदर क्या हुआ कि छोटी छोटी जो स्मॉल मोमेंट्स हैं उनकी वजह से उन सब की ज़िंदगी के अंदर बड़ी बड़ी चेंजेस आ रही हैं। वो किस तरह से कि देखिए emphasize on small moments, objects and changes that symbolize significant events in life such as death, love and political upheaval। इन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से कहीं पे डेथ हो रही है, कहीं पे लव और कहीं पे पॉलिटिकल अपहीवल हो रहा है। तो छोटी जो चीज़ें हैं उन्हीं की वजह से ज़िंदगी के अंदर बड़ी बड़ी चेंजेस आती हैं। कहा है रहेल्स वॉच। अब रहेल की जो वॉच थी, प्लास्टिक वॉच, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था अभी, द सिग्निफिकेंस ऑफ अ सीमिंगली ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट इन द नैरेटिव सिम्बलाइजेज द पैसेज ऑफ टाइम एंड द फ्लीटिंग नेचर ऑफ मोमेंट। अब रहेल की जो वॉच है ना, देखिए प्लास्टिक की वॉच है, उसके ऊपर टाइम पेंट किया गया है, तो ये हमें एक ऑर्डिनरी और स्मॉल थिंग लगती है, ठीक है। लेकिन इस स्मॉल थिंग की वजह से उनकी ज़िंदगी के अंदर एक बहुत बड़ी चेंजिंग आई थी, ठीक है। कि टाइम कैसे पास होता है या टाइम कैसे फ्रीज़ होता है, मोमेंट्स कैसे फ्रीज़ हो जाते हैं, लोग टाइम को किस तरह से रोक के उन्हीं मोमेंट्स के अंदर जी रहे होते हैं। तो इस चीज़ को जो है ना एक छोटी सी और प्लास्टिक वॉच रिप्रेजेंट कर रही है। तो मतलब ये कि छोटी चीज़ें बड़ी चीज़ों के लिए बाइस बनती हैं या फिर उनको रिप्रेजेंट करती हैं। द लिटिल मार्क्सिस्ट फ्लैग एंड एम्बलम of political ideologies and themes in the story represents the influence of larger political events on individual lives। जब ये लोग ना फैमिली जो मेंबर्स थे वो कहीं जा रहे थे तो उनको एक छोटा सा मार्क्सिस्ट फ्लैग दिखा था। अब फ्लैग क्या है, छोटा है, लेकिन ये एक पूरी आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरे मार्क्सिस्ट मूवमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। छोटा सा फ्लैग है, पूरी आइडियोलॉजी, पूरे मूवमेंट और पूरी थीरी को रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसको सिम्बलाइज कर रहा है। तो मतलब ये कि जो छोटी चीज़ें हैं, स्मॉल थिंग्स, वो क्या कर रही हैं, ज़िंदगी के अंदर के बड़े बड़े एस्पेक्ट्स को शो कर रही हैं। अम्मी एंड वेलेथास रिलेशनशिप focusing on small things like bugs in the jungle to avoid confronting the gravity of their taboo love, the poignant and tragic consequences of their choices। अब अम्मू और वेलुथा का जो रिलेशनशिप था उसके अंदर भी ना वो जब बात करते थे तो छोटी छोटी स्मॉल थिंग्स के बारे में, जैसे कि बग्स इन द जंगल, जंगल के अंदर जो बग्स एक काइंड ऑफ इंसेक्ट है, ठीक है, उसके बारे में बात करें। अब जंगल के अंदर जो बग्स हैं ना वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनका जो टेबो लव है, एक ऐसा लव जो कि फॉरबिडन है, उसको शो कर रहे हैं कि इनके जो कॉन्सिक्वेंसेस, इनकी जो चॉइसेस थी, इनके जो इस रिलेशनशिप की जो चॉइसेस थी, इनकी वजह से कितने ट्रेजिक कॉन्सिक्वेंसेस आ गए, नॉवल के अंदर कितनी ट्रेजेडी शामिल हो गई, ठीक है। उसके बाद एस्थास टू थॉट्स, अ रिफ्लेक्शन ऑफ द इनर वर्ल्ड ऑफ अ कैरेक्टर। अब एस्था जो है वो एक दफ़ा ये करती है कि दो थॉट्स, उसके जहन के अंदर दो थॉट्स चली होती है। ये भी एक छोटी सी चीज़ है लेकिन इस पूरे कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही होती है, यानी कि स्मॉल थिंग्स बड़े थिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल टॉक इज़ अ मास्क फॉर हिडन फीलिंग्स। देखिए रॉय's exploration of how character uses small talk to conceal deeper emotions। अब
Emu and Valutha's relationship is a prime example, demonstrates the complexity of human thought and emotion. अब ये जो रॉय हैं यानी कि अरुंधति रॉय जो है नॉवल की राइटर, उन्होंने क्या किया है, छोटे छोटे टॉक्स के ज़रिए, छोटी छोटी कन्वर्जेशंस के ज़रिए पूरे कैरेक्टर के अंदर के डीपर इमोशंस के बारे में अपने रीडर्स को बताया है. तो कन्वर्जेशन छोटी है लेकिन उनके ज़रिए हम क्या करते हैं, कैरेक्टर के पूरे बैकग्राउंड को या उनके थॉट्स एंड इमोशंस तक हम पहुंच सकते हैं. तो ये कि छोटी चीज़ों के छोटे टॉक्स के ज़रिए रीडर ने हमें कैरेक्टर के पूरे डिस्क्रिप्शन हमें समझा दिए. तो ये भी स्मॉल थिंग्स के थीम के अंदर आता है. फिर बात आती है अबाउट द इंडियन पॉलिटिक्स, सोसाइटी एंड क्लास. देखिए पॉलिटिक्स, सोसाइटी, क्लास तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं. ठीक है, पॉलिटिक्स, सोसाइटी तो वहीं जो हमारी सोसाइटी, और क्लास सिस्टम जो मैंने आपको बताया कि पहले हिंदुज़म में जो था ब्राह्मण्स, फिर इस तरह से जो कास्ट सिस्टम उनका था. ठीक है, क्लास सिस्टम. Members of the Aib family deal with a variety of social and political influences that cause much internal and external struggle. इनकी ज़िंदगी के अंदर पॉलिटिकल, सोसाइटी और क्लास तीनों तरह के इन्फ्लुएंसेस थे आइब फैमिली के मेंबर्स के अंदर. ठीक है, India in the 1960 portion of the novel, Marxist ideas have taken root and began to upset the class system of landlords and laborers. इस नॉवल के अंदर ही मार्क्सिस्ट के जो आइडियाज़ हैं, मार्क्सिस्ट मूवमेंट चली है जिसकी वजह से लैंडलॉर्ड्स और लेबरर्स की ज़िंदगी के अंदर अपसेट आ गया है. ठीक है, वहाँ पे डिस्टर्बेंसेस आ गई हैं. ये इंडिया की पॉलिटिक्स को शो कर रहा है तब के टाइम के. ठीक है, द एंशंट हिंदू कास्ट सिस्टम इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर. दिस सिस्टम वाज ऑफिशियली अबॉलिश्ड ईयर्स अर्लियर बट इट स्टिल रिमेन स्ट्रांगली इम्प्रिंटेड ऑन द माइंड्स ऑफ द पब्लिक. मैंने आपको पहले बताया कि एंशंट हिंदू के जो कास्ट सिस्टम्स हैं उनको वैसे तो बहुत पहले एबॉलिश किया गया था, लेकिन ये अब तक लोगों की ज़िंदगियों में, लोगों के माइंड्स में और लोगों की एक्टिविटीज़ में इस कास्ट सिस्टम का असर पाया जाता था. ठीक है, पॉलिटिकल एंड सोशल फोर्सेज स्ट्रगल अगेंस्ट ईच अदर. अब पॉलिटिकल फैक्टर्स और सोशल फैक्टर्स जो हैं वो एक दूसरे के खिलाफ स्ट्रगल करें. मतलब ये कि पॉलिटिकल फैक्टर्स और सोशल फोर्सेज जो हैं वो दोनों ही डिस्टर्ब हैं और दोनों की ही डिस्टर्बेंस एक दूसरे को अफेक्ट कर रही है. ये हमें चैप्टर्स के अंदर ये थीम मिलता है कि इंडियन पॉलिटिक्स, सोसाइटी एंड क्लास का थीम चैप्टर 2 में हमें सबसे ज़्यादा मिलता है, फिर चैप्टर 13 में, फिर उसके बाद चैप्टर 8 में, 1 में, और इसी तरह से इसकी ग्रेडिंग हुई है. नेक्स्ट थीम इज़ जेंडर डबल स्टैंडर्ड. जेंडर डबल स्टैंडर्ड का मतलब है दोनों जेंडर्स के लिए डिफरेंट स्टैंडर्ड होना. मेल जेंडर के लिए अलग स्टैंडर्ड, फीमेल जेंडर के लिए अलग स्टैंडर्ड, यानी कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या जेंडर इनइक्वालिटी. The gender double standard of Indian society is another large factor in the plot. As Papachi and Chekhov's scenes are generally overlooked, while Ammo is disgraced and scorned for being divorced. पापाची जो हैं वो अम्मू के हस्बैंड थे. ठीक है, जिनसे इनका डिवोर्स हो गया था. तो पापाची और चेको जो है ये क्या है, मैन है, मेल कैरेक्टर्स हैं. तो मेल कैरेक्टर्स के सिंस को, उनके गुनाहों को, उनके नेगेटिव एस्पेक्ट्स को क्या किया जाता है, ओवरलुक किया जाता है, उनको निगलेक्ट किया जाता है, उन पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता है. लेकिन अम्मू जो है उनको डिस्ग्रेस किया जाता है, उनको इज़्ज़त की निगाह से नहीं देखा जाता है. ठीक है, उनको रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है. क्यों? क्योंकि वो डिवोर्स थे, क्योंकि उसको डिवोर्स हो गई है. तो देखें कि सिंस तो दोनों, बल्कि चेको और पपाची के जो सिंस हैं वो ज़्यादा हैं, फिर भी उनको ओवरलुक किया जा रहा है, उनको निगलेक्ट किया जा रहा है. लेकिन अम्मू को इसलिए डिस्ग्रेस किया जा रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो डिवोर्स्ड है. तो यहाँ पे वुमेन ऑपरेशन और जेंडर डबल स्टैंडर्ड का थीम हमें मिलता है. शेम एंड प्राइड. शेम और प्राइड दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड हैं. वो किस तरह से हैं कि एक ही बंदे को एक ही चीज़ की वजह से शेम भी हो सकती है, प्राइड भी हो सकती है. ठीक है, ये दोनों डिफरेंट तरह के फीलिंग्स है. बंदा शेमफुल तब होगा जब वो अपनी एक्टिविटीज़ के लिए, मतलब अपनी एक्टिविटीज़ से खुश नहीं है या फिर उनके लिए शेमफुल है. और फिर प्राइड बंदे में तब आएगी जब वो अपनी एक्टिविटीज़ को क्या कर रहा है, बहुत अच्छा समझ के गुरूर, तकब्बुर वगैरह कर रहा है. तो लेकिन इन दोनों की कनेक्शन उस तरह के कैरेक्टर्स में बनती है कि जो कैरेक्टर्स अंदर से इंटरनली तो खुद के लिए शेमफुल है, लेकिन फिर भी वो अपने उस शेमफुल उनका जो एस्पेक्ट है उनकी लाइफ का, उसको छुपा के लोगों के सामने जब आते हैं तो वो प्राइड शो करते हैं, वो खुद को प्राउड फील करते हैं. प्राउड फील नहीं बल्कि प्राउड शो करते हैं, प्रिटेंड करते हैं. ठीक है. Shame and pride are recurring themes throughout the novel as the characters struggle with their own personal pride and feelings of shame. यहाँ के कैरेक्टर्स जो हैं वो अपने खुद के ही प्राइड और शेम दोनों के साथ स्ट्रगल कर रहे होते हैं. उनको प्राइड भी है, उनको शेम भी है, और वो उसके साथ स्ट्रगल करते हैं. द थीम ऑफ शेम इज़ एक्सप्लोर्ड थ्रू कैरेक्टर ऑफ अम्मू. अम्मू का जो कैरेक्टर है उसके ज़रिए थीम ऑफ शेम को शो किया गया है. वो कैसे कि who feels ashamed of her past actions and struggles to find acceptance in her community due to her divorce. इनको डिवोर्स हो गई. ठीक है, इस डिवोर्स की वजह उसकी जो कम्युनिटी है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है. इवन उसके अपने घर वाले भी उसको सही तरह से एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं. तो वो इस बात के लिए अशेम्ड है कि उसको डिवोर्स हो गई है. ठीक है,
तो वो क्या कर रही है, शेम के साथ स्ट्रगल कर रही है, वो अपने अंदर, उसके अंदर जो शेम है बिकॉज ऑफ द डिवोर्स, उसके साथ स्ट्रगल करिए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर वुमेन डिवोर्स है तो सोसाइटी के अंदर उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसके अपने घर वाले भी उसको सही तरह से एक्सेप्ट ना करें। द थीम ऑफ प्राइड इज़ एक्सप्लोर थ्रू द कैरेक्टर ऑफ वेलुथा। अब प्राइड का जो थीम है वो वेलुथा के कैरेक्टर के जरिए शो किया गया है। वेलुथा वो जिसका रिलेशनशिप था अम्मू के साथ, ठीक है। हु टेक्स प्राइड इन हिज वर्क एज अ कारपेंटर, जो कि एक कारपेंटर है और अपने काम के अंदर ना वो प्राइड शो कर रहा है, गुरूर शो कर रहा है। एंड इन हिज रिलेशनशिप्स विद अदर्स डिस्पाइट द सोसाइटल बैरियर्स ही फेसेस। इसको ना सोसाइटी के अंदर बैरियर्स भी फेस हो रहे हैं। ये इतना परफेक्ट नहीं है जितना खुद को शो कर रहा है, इतना प्राइडफुल नहीं है जितना वो खुद को शो कर रहा है। तो अपने शेम को, अपने अंदर के शेम को छुपा के प्रिटेंड किस बात का कर रहा है, प्रिटेंड ये कर रहा है कि ही इज़ अ प्राइड कैरेक्टर। The novel also explores the relationship between shame and pride, as characters are often torn between their own feelings of shame and the desire to maintain their pride. उन कैरेक्टर्स की भी यहाँ पे बात की है कि जिनको इंटरनली तो शेम है लेकिन फिर भी वो एक्सटर्नली प्राइड को शो करने की कोशिश करते हैं। थ्रू द कैरेक्टर्स स्ट्रगल्स विद शेम एंड प्राइड, द नॉवल अल्टीमेटली सजेस्ट दैट दीज इमोशंस आर डीपली intertwined and can have a powerful impact on one's life and relationships. इन कैरेक्टर्स के और इस थीम्स को हाईलाइट करते हुए हमें नावल के अंदर ये बात समझाई गई है कि इंसान की ज़िंदगी के अंदर उसके जो इमोशंस हैं वो जो है ना डीपली इंटरविंड एंड कैन हैव पावरफुल इम्पैक्ट ऑन वंस लाइफ एंड रिलेशनशिप। इंसान का जो शेम या प्राइड वाला फैक्टर है, उसके जो इमोशंस है, उसका इंसान की ज़िंदगी और उसके रिलेशनशिप्स पे बहुत बड़ा इफेक्ट हो सकता है और होता भी है। सोशल ऑब्लिगेशन, द थीम ऑफ फैमिली और सोशल ऑब्लिगेशन की थीम को भी इस नावल के अंदर हाईलाइट किया है। इन द नोवेल गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द मेंबर्स ऑफ आई फैमिली हैज़ DF factors weighing on their relationships, social obligations, family duty and personal dislikes. अब आई फैमिली जो है ना उसके कैरेक्टर्स के ज़रिए ही हमें ज़्यादातर अरुंधति रॉय ने थीम समझाने की कोशिश की है। सबसे पहले सोशल एब्लिगेशंस की थीम, मतलब उन काइंड ऑफ जैसे अब अगर हम अम्मू के कैरेक्टर की मिसाल लेते हैं तो उनका सोशल ऑब्लिगेशन ये है, सोसाइटी के अंदर ये जनरल व्यू है कि जिस वुमेन को डिवोर्स होगा उसको लोग डिस्ग्रेस करेंगे, उसको लोग रिस्पेक्ट नहीं देंगे, उसको लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और फैमिली ड्यूटी की भी बात की है। जब अम्मू अपने हस्बैंड के साथ थी तो वो उनकी एक फैमिली बनी हुई थी, ठीक है, उनके 2 ट्विंस भी थे। तो उस फैमिली के अंदर उनकी फैमिली की ड्यूटी ये थी कि उनका जो फादर है वो फैमिली को ध्यान दे दे, ठीक है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता था। ही वॉज नॉट अ गुड फादर और ही वॉज नॉट एन आइडियल फैमिली मेम्बर, तो वो अपनी फैमिली ड्यूटी को फुलफिल नहीं कर रहा है। और पर्सनल डिसलाइक्स के वहाँ पे जो लोग थे वो पर्सनली अम्मू को डिसलाइक करते थे बिकॉज ऑफ हर डिवोर्स। मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, ये जेंडर डबल स्टैंडर्ड के साथ रिलेट कराया गया। ऐसी सोसाइटी जिसके अंदर मेल जेंडर को डोमिनेंस दी जाती है, उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस या प्रेफरेंस दी जाती है। ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट के अंदर जो है ना मेल ही डोमिनेंट होते हैं। तो ऐसी सोसाइटी को शो किया गया है इंडिया के टाइम्स मतलब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इस नावल के ज़रिए। द मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, द लेक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर अम्मू एज कम्पेयर टू चैको शोज द थीम ऑफ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी इन दिस नावल। अम्मू और चाकू को अगर हम कंपेयर करें तो अम्मू को इतने अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं जितने चाकू को मिल रही हैं। तो ये कि मेल को डोमिनेशन दी जा रही है। प्राइड इज एक्सप्लोर्ड थ्रू द कैरेक्टर ऑफ वेलुथा हु, यहाँ पे सेंटेंस इनकम्प्लीट है लेकिन यहाँ पे जनरल बात ये है कि अब अम्मू और वेलुथा का रिलेशनशिप था, ठीक है। तो इस रिलेशनशिप के अंदर भी अम्मू क्या थी, डोमिनेटेड नहीं थी, जबकि वेलुथा क्या था, डोमिनेटेड था। तो यानी कि चाहे वो लीगल रिलेशंस हो या फॉरबिडन लव हो या सोसाइटी हो या फिर फैमिली के अंदर सिस्टर ब्रदर की बात हो, हर रिलेशन के अंदर मेल को डोमिनेंस दी जाती है, ठीक है। दैट्स ऑल। तो यहाँ पे आप देखें, एक दफ़ा थीम्स को याद करें। मेल डोमिनेटेड सोसाइटी 1, सोशल ऑब्लिगेशन 2, शेम एंड प्राइड 3, जेंडर डबल स्टैंडर्ड 4, इंडियन पॉलिटिक्स सोसाइटी एंड क्लास 5, स्मॉल थिंग्स 6, चेंज वर्सेस प्रिजर्वेशन 7, फैमिली 8 और फॉरबिडन लव 9। इन 9 थीम्स को आप याद करें। एंड इनमें से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थीम्स है ना, अकॉर्डिंग टू मी, दे आर इंडियन पॉलिटिक्स सोसाइटी एंड क्लास, चेंज वर्सेस प्रिजर्वेशन, शेम एंड प्राइड, फॉरबिडन लव, ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर भी आप सबको याद करें, स्पेशली इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर एन एग्जामिनेशन और फॉर योर प्रिपरेशन, देन you must know and to remember these things. So that's all about the themes in novel The God of Small Things. I hope आप लोगों को समझ आ गई होगी, नहीं भी आई है तो don't forget to like, share and subscribe. Allah Hafiz.